हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय पीएम में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट सीरीज क्वेश्चन आंसर की और मॉडल टेस्ट पेपर समझो आप इसको, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एग्ज़ाम व्यू से। तो आप जुड़े रहें इस चैनल से, आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा मिलते रहेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय अपना बर्बाद नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का आरंभ कर दिया था। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में एक प्लासी जगह है वहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो डेट अच्छे से याद रखनी है आपको दोस्तों। 23 जून 1757 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और उसी के साथ भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया गया। तो ये ध्यान रखना आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने की जो एक सिद्धांत है उसके बारे में जो पुस्तक लिखी थी, मैं उसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों आपको। उसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने 1901 के अंदर एक पुस्तक छपी थी, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो जो ये क्यों खोखला हुआ था भारत, उसका रीज़न आपको वैसे तो पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब 200 सालों तक अंग्रेजों ने भारत पे राज करा तो खूब सारा जो धन था यहाँ पर वो सारा ले लेकर के इंग्लैंड चले गए। तो इसी को देखते हुए दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक को लिखा और उस पुस्तक में उन्होंने बताया कि कैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको खोखला किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था। आप सब दोस्तों को पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अलग अलग जगह की अलग अलग नेता हुए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बरेली के विद्रोह का नेता किसे बनाया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, और इसका जो सही आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका खान बहादुर खान। और जो बरेली में विद्रोह हुआ था उसकी तारीख भी आपको बता देता हूँ मैं, 31 मई, याद रखना दोस्तों, 31 मई 1857 को बरेली में जो विद्रोह हुआ था उनके नेता चुने गए थे खान बहादुर खान। तो दोस्तों ध्यान रखना है इसको भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो जो औपनिवेशिक भारत था उसमें भारतीय विधवाओं के लिए जो काम करा था वो करा था पंडिता रमाबाई ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसकी स्थापना भी बता देता हूँ मैं आपको। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 11 मार्च 1889 को, और वो स्थापना हुई थी मुंबई में। तो आपको ध्यान रखना है कि शारदा सदन की स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई ने करी थी। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज्य के अभय कपाट के रूप में की गई। अभय कपाट का मतलब होता है दोस्तों सेफ्टी वैल्यू, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो अंग्रेजी राज्य के लिए अभय कपाट था, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो उस कारण स्थापना की गई। तो इनके जो स्थापना की गई थी, ये जो विचार है ये विचार किसका था, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका आंसर है लाला लाजपत राय। तो शायद ऑप्शन नंबर थोड़ा नीचे है, ये रहा देखो, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज्य के अभय कपाट के रूप में की गई। ये विचार दिया था लाला लाजपत राय ने। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6,
कलकत्ता में जो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी और बहिष्कार जो प्रस्ताव हुआ वो कब पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। और इसका जो सही आंसर है वो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें स्वदेशी आंदोलन को अपनाया गया और जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया। तो ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज्य की मांग की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, देखो ये शब्द ही इंपॉर्टेंट हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज्य की मांग कब की गई थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों, अभी आपने ऊपर जैसे देखा था अधिवेशन, तो ये अधिवेशन था 1906 का कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सबसे पहले दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज्य की मांग की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, तो ध्यान रखना दोस्तों आपको इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि किस घटना के विरोध में लौटा दी? उस समय एक जोरदार घटना हुई थी दोस्तों और बहुत ही निंदनीय घटना हुई थी और उसको देखते हुए खूब सारे लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां लौटा दी थी। उन्हीं में से थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने सर की उपाधि, आपने नाइटहुड का नाम सुना होगा, वही उपाधि सर कहलाती है, तो उसकी उपाधि उन्होंने वापस लौटा दी थी। और वो उपाधि है दोस्तों, देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। और मेरे हिसाब से इसका सबको इस डेट का मालूम होना चाहिए और होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो दोस्तों इसके विरोध में उस समय जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। उसको उन्हें गीतांजलि जो उन्होंने बुक लिखी थी तो वापस उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। तो आपको क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया था और ये प्रदर्शन करा था उन्होंने लखनऊ में। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर है बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये हुआ था दोस्तों 30 अक्टूबर 1928 को। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि लखनऊ में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सा दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दोस्तों आपको। तो सूची ए में कुछ पार्टीज़ और कुछ आर्मी, नेशनल आर्मी लीग वगैरह दे रखे हैं और उधर उनकी जो संस्थापक हैं वो दे रखे हैं। तो इसमें अगर आपको पूरा नॉलेज है तो ही आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए कैसे आपको याद रखना है, मैं भी बता देता हूँ आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले बात करते हैं अपन इंडियन नेशनल आर्मी। और इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना हुई थी 1941 में हुई थी दोस्तों, और वो स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ध्यान रखना है, एक को किससे ज्वाइन करना है दोस्तों आपको, 2 से। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है बी, वो उसका नाम है गदर पार्टी। और मेरे हिसाब से सबको पता होगा इसका। और गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल, और इन्होंने स्थापना करी थी 1 नवंबर 1913 को। तो ध्यान रखना दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
थर्ड जो है मित्र मेला, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना मित्र मेला। और मित्र मेला की जो स्थापना करी थी विनायक दामोदर सावरकर ने करी थी दोस्तों, और स्थापना करी थी वो सन था 1899। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों मित्र मेला। और यही मित्र मेला बाद में जाकर के अभिनव भारत बना। तो ध्यान रखना मित्र मेला नामक संस्था जो है वो अभिनव भारत समाज जो बाद में बना उसी का नाम था। तो स्थापना हुई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899। और आपको पता है विनायक दामोदर सावरकर अग्रिम पंक्ति के सेनानी थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। और नेक्स्ट है आपका होम रूल लीग, और ये डी है जो उसका ऑप्शन है 4 नंबर का। होम रूल लीग की स्थापना करी थी एनी बेसेंट ने। तो आपको पता चल गया होगा, ए का ऑप्शन है 2, बी का ऑप्शन है 1, सी का ऑप्शन है 3, डी को आपको ज्वाइन करना है 4 से। तो देखिए दोस्तों क्या बनता है आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा हो आपको बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2 1 3 4। तो ध्यान रखना दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। तो ये काफ़ी नॉलेज होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, 21 जून को, जो दोपहर 21 जून को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। तो देखिए दोस्तों कौन कौन सी जगह हैं, तो कोलकाता, रांची, इलाहाबाद और अहमदाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है रांची। वो रांची जो झारखंड की राजधानी है, तो वहाँ पर सबसे जो 21 जून है वहाँ सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। और आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ, रांची से ही कर्क रेखा भी गुजरती है। तो ध्यान रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का, इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा विदेशों का क्वेश्चन आ गया एक तरह से। इंडिया से अबव भी अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में उसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वर्ल्ड भी है कि ज्योग्राफी भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों, वृहत का मतलब होता है बड़ी झीलें, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर क्रम में सजेगी। तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी दोस्तों, इसका कोई भी और चारा नहीं है। तो सबसे पहले आपको याद रखनी है ओटेरियो, सबसे पहली जो पूर्व दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका में झील है उसका नाम है ओटेरियो। उसके बाद आती है ईरी, उसके बाद आती है यूरेन, उसके बाद आती है मिशिगन, और उसके बाद आती है सुपीरियर। तो इम्पोर्टेंट झीलें हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे पश्चिम में पड़ती है सुपीरियर झील, और सबसे पूर्व में पड़ती है ओटेरियो झील। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है आपको बी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। आप में से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एक को असंगत छांटना है। तो मैं सारी डिटेल भी बताऊंगा क्वेश्चन के साथ। तो एक तरफ आपको जल संधि दी हुई है और दूसरी तरफ उसका उपनाम और विशेषता दी गई है दोस्तों। तो इधर देखिए दोस्तों, एक तरफ सबसे पहले बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि की। तो इसको उसका उपनाम और उसकी विशेषता दी गई है कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि का नाम जिब्राल्टर जल संधि है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बाब अल मंदेव, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये बाब अल मंदेव, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों इसका। तो बाब अल मंदेव जो है वो आंसुओं का द्वार, इसकी विशेषता बताई गई दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बात है ये कि बाब अल मंदेव जो है वो आंसुओं का द्वार ही है दोस्तों। और ये जोड़ता है लाल सागर को अरब की खाड़ी से जोड़ता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है दोस्तों, और इसको आंसू का द्वार या दुख का द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, बता देता हूँ साथ में, आपको याद रहेगा हमेशा दोस्तों। एशिया और अफ्रीका का जो अलग हुआ था तो इसमें सैकड़ों लोग मर गए थे, ऐसी किंवदंतियाँ
है अपने, तो इसलिए इसको आंसू का द्वार कहते हैं, दुख का द्वार कहा जाता है। तो ये बात कही गई है, बहुत सारी जगह हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाब अल मंदेब को आंसू का द्वार कहा जाता है और ये आपको लाल सागर को अरब की खाड़ी से जोड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट जल संधि की बात करते हैं दोस्तों, और वो जल संधि आपको दी हुई है डोवर जल संधि। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। डोवर जल संधि, देखो डोवर जल संधि के बारे में लिखा है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। दोस्तों गलत बात है, जैसे ही यहाँ पर विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि का नाम आया तो वो डोवर जल संधि नहीं है दोस्तों। और विश्व की सबसे चौड़ी अगर जल संधि की बात करें दोस्तों, तो वो है आपकी डोवर जल संधि, विश्व की नहीं है। विश्व की सबसे चौड़ी जो जल संधि है वो डेविस जल संधि है दोस्तों, डोवर नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, डेविस जल संधि है, कंफ्यूजन मत हो जाना दोस्तों आप लोग। एक और जो आपकी डेविस जल संधि है वो ग्रीनलैंड को कनाडा से जोड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला जो ऑप्शन है क्या वो भी सही है या गलत, देखते हैं दोस्तों। पाक जल संधि है दोस्तों, और उसके आगे लिखा हुआ है कि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो चार ऑप्शन आपने देखे दोस्तों, चार ऑप्शन में से जो असत्य था वो ऑप्शन नंबर सी था। तो ध्यान रखना है दोस्तों, डोवर जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि नहीं है, डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, कौन सा कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मूल्य का मापांक, दूसरा ऑप्शन है विनिमय का माध्यम, तीसरा ऑप्शन है मूल्य का संचय और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि सारे ये कार्य मुद्रा के द्वारा ही किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो इसको भी आपको डेट याद रखनी है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 2016 को। तो ध्यान रखना दोस्तों, 1 अप्रैल 2016 को बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित देश का प्रथम बैंक कौन सा है? तो भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित देश का प्रथम बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि जो भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित देश का प्रथम बैंक है पंजाब नेशनल बैंक है, और अभी भी वो कार्य कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन, विमुद्रीकरण क्या है? तो देखो पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है मौद्रिक नोट को कानूनी रूप से समाप्त कर देना, और यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जब नोटों को बंद कर दिया जाता है और नए नोट चलाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है विमुद्रीकरण। यानी कि पुराने नोटों को कालाबाजारी रोकने के लिए बंद कर दिए जाएं और नए नोट चला दिए जाए, उसको कहा जाता है विमुद्रीकरण। तो ध्यान रखना दोस्तों इसका मतलब भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार द्वारा देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इसका। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है जुलाई 1969। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जुलाई 1969 को भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया था, और उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए कौन सी आदर्श स्थिति है? ये आपको याद ही रखना है दोस्तों। संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है उसकी जो प्रणाली है उसमें आदर्श स्थिति किसको कहा जाता है कि हमेशा द्विदलीय व्यवस्था का होना चाहिए, एक दलीय प्रधान नहीं होना चाहिए, द्विदलीय व्यवस्था का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुसूची के समक्ष शपथ और प्रतिज्ञान करते हैं? तो कौन सी अनुसूची में लिखा गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं? तो ये चीज़ अनुसूची नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अनुसूची 3 के तहत शपथ और प्रतिज्ञान करते हैं।
तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है। आपातकाल अगर लग भी जाए तो ये ऐसा अधिकार है जो छीना नहीं जा सकता है किसी से। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल की स्थिति में भी नहीं छीना जा सकता है, बाकी सारे अधिकार छीने जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24, सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है जो बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा है, स्वशासन प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये थी। सेकंड है पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये थी। चिन्हित नहीं है जो बताना है आपको दोस्तों। और थर्ड जो आपका है जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, ये जो डी ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। और जो सी ऑप्शन है दोस्तों, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, ये ऑप्शन नहीं था उस समय। जो उद्देश्य बनाए गए थे 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार में जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित नहीं करे थे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, यदि पंचायत भंग होती है, क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर पंचायत भंग हो जाती है तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 माह के अंदर आपको वापस चुनाव करवाने होंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़े साइंस के भी इसमें, तो मैं बता ही देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से वे कौन सी धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है निकल, बिल्कुल गलत ऑप्शन है दोस्तों, निकल को कभी भी चाकू से नहीं काटा जा सकता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है सोडियम, बिल्कुल सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सी ऑप्शन है दोस्तों पोटेशियम, बिल्कुल काटा जा सकता है दोस्तों। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व सी दोनों, सोडियम और पोटेशियम दोनों ऐसी धातुएं हैं दोस्तों जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 27, बहुत जल्दी अपन पहुंचने वाले हैं, आज 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, लिटमस विलियन, जो लिटमस विलियन है जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, वह किस रंग का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो लिटमस का जो रंग होता है अगर वो अम्लीय भी ना हो और क्षारीय भी ना हो विलियन, तो किस रंग का दिखाई देगा दोस्तों। तो वो दिखाई देगा दोस्तों, उसका जो आंसर है आपका वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और वो कलर होता है बैंगनी। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जब लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय हो ना क्षारीय हो तब वो कौन से रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो मैं डायरेक्ट जल्दी जल्दी से बता देता हूँ आपको दोस्तों। पहला ऑप्शन है नेत्र व जीभ ग्रंथियों में उपकला उत्तक उपस्थित होते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है, आपको असत्य बात बतानी है इसमें से क्वेश्चन नंबर 28 में दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन है सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी एक बार पहले दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो अनैच्छिक व हृदय पेशियाँ दोनों से कायिक तंत्रिका तंत्र के तंतु जुड़ते हैं, जो कि गलत बात है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट बात है, मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियाँ आहार नाल आंतरिक अंगों में पाई जाती है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखना आपको, ये कथन असत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। 2-3 क्वेश्चन दोस्तों साइंस के आ जाते हैं, तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑक्सीकारक। तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो पदार्थ हमेशा ऑक्सीकारक कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन का दान देते हैं वो अपचायी कहलाते हैं। तो यहाँ ग्रहण करने की बात हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकारक हो जाएगा दोस्तों।
और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है आज, उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है दोस्तों, आपको भी आना चाहिए दोस्तों ये क्वेश्चन। हम मेली अथवा धूल भरी सड़क पर फिसल जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? तो अपन चल पाते हैं, रुक पाते हैं, दौड़ पाते हैं, ये सारी चीज़ें घर्षण के कारण ही संभव है। तो अगर अपन फिसल जाते हैं इसका मतलब घर्षण की कमी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज की 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो दोस्तों ये हुए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी जो पहली जो सीरीज थी, पहला जो टेस्ट सीरीज थी, वो उसके 30 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं दोस्तों। तो जो आगे के सीरीज के जो क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट सीरीज का जो वीडियो है मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा दोस्तों। तो आप इस चैनल से जुड़ें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आगे भी शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, जो आपकी मर्ज़ी है। जैसे आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी पे है, मैं इसके लिए आपको फोर्स नहीं करूँगा। क्योंकि आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मेरा मानना है कि आज ऑनलाइन का ज़माना है, सब ऑनलाइन से सीखते हैं, तो इस तरीके से सब बच्चों के पास ये चीज़ें जानी चाहिए। दोस्तों आपका प्यार स्नेह ऐसा ही बना रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।